हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, जो कि एजुकेशन की दुनिया की लेटेस्ट खबरों के साथ आपको अपडेटेड रखता है। आज आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 के प्रैक्टिस बैच में, जहां हम कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स पर प्रैक्टिस। जी हाँ, टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में शेड्यूल्ड है। सितंबर में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और ऐसे में एग्ज़ाम्स से पहले करीब 1 महीने का समय बच रहा है, 1 महीने से भी कम का समय बच रहा है। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एज आई ऑलवेज से, इज़ प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका स्कोर उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और इसी मकसद से हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस बैच, जहां हम करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स पर प्रैक्टिस। और आज हमारे पास जो पेपर है वो है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस जो कि 50 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस से। सो काफ़ी स्कोरिंग है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए फेब 2019 का पेपर कि फेब 2019 में जो टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हुई थी उनमें कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन में पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। जो आज के सेशन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स इज डिजाइंड फॉर ओशियोनोग्राफिक स्टडीज़। ओशियोनोग्राफिक स्टडीज़ यानी कि समुद्र विज्ञान की स्टडीज़ करने के लिए इनमें से कौन से सैटेलाइट को, उपग्रह को डिज़ाइन किया गया है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। इनमें जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, सरल। सरल जो सैटेलाइट बनाया गया है ये ओशियोनोग्राफिक स्टडीज़ के लिए बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हु वॉज इलेक्टेड द 9th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली इन अप्रैल 2013। अप्रैल 2013 में एशियन डेवलपमेंट बैंक के 9वें प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है। ये जो सवाल है ये आपका इकोनॉमिक्स प्लस करंट का सवाल है। इकोनॉमिक्स प्लस करंट का सवाल है, दोनों सवाल को मिला कर दिया गया है। टॉपिक तो है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, और ऐसे बैंक्स जो हैं ये आपको वर्ल्ड इकोनॉमी में पढ़नी है। और करंट का भी सवाल है क्योंकि आपको डेट गिवन है, अप्रैल 2013 का सवाल है। ऑप्शन है हमारे पास यूकिया अमानो, ताकेहिको नाकाओ, ऑप्शन सी शिंजो अबे एंड ऑप्शन डी आकिहितो। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन जो करेक्ट है वो है हमारा ऑप्शन बी, ताकेहिको नाकाओ। ऑप्शन बी, इन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक का 9th प्रेसिडेंट बनाया गया 2013 अप्रैल में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी रिसेंटली वो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के प्रेसिडेंट कौन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच कंट्री विल होस्ट द 40th G8 समिट इन जून 2014। जून 2014 में G8 के 40वें सम्मेलन को कौन संबोधित करेगा। ऑप्शंस हमारे पास है कनाडा, यूके, जापान एंड रशिया। ऑप्शन डी, रशिया, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। Which one of the following countries is not a newly industrialized country? ऑप्शंस में दिए गए कंट्री में से कौन सी एक ऐसी कंट्री नहीं है जो न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री के अंतर्गत आती, यानी कि वो कंट्री जो न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री ना हो। ऑप्शंस है हमारे पास ब्राज़ील, फ्रांस, मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस जो है वो न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री NIC में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स फिनेंस। इनमें से कौन सा एक टर्म है जो जिसे इकोनॉमिक्स या फिनेंस में यानी कि अर्थशास्त्र या वाणिज्य में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास सिंकिंग फंड, डीवैल्यूएशन, ओपन डोर पॉलिसी या फिर प्रिविलेज मोशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, प्रिविलेज मोशन जो है ये पॉलिटी से रिलेटेड टर्म है। ये पॉलिटी से रिलेटेड टर्म है, इसका इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। बाकी तीनों टर्म्स जो है सिंकिंग फंड, डीवैल्यूएशन एंड ओपन डोर पॉलिसी, ये तीनों इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिकल टर्म्स हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है 1 रुपी करेंसी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ। 1 रुपए की करेंसी नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ऑप्शंस हैं फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई, यहाँ आरआईबी गवर्नर दिया हुआ है, आरआईबी ये रॉन्ग है, यहाँ पे आरबीआई गवर्नर होना चाहिए। ऑप्शन सी फाइनेंस सेक्रेटरी या ऑप्शन डी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव, या फिर ऑप्शन डी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार। 1 रुपए के नोट पर जो सिग्नेचर होता है वो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव का होता है। इसके अलावा जितने भी नोट्स होंगे, एक के अलावा जितने भी नोट्स होंगे उन सब पे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट पर केवल और केवल फाइनेंस सेक्रेटरी के ही सिग्नेचर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फिस्कल पॉलिसी इज कंसर्न्ड विथ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, इशू ऑफ करेंसी, पॉपुलेशन कंट्रोल, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फिस्कल पॉलिसी जो होती है इनमें से किससे संबंधित है? पब्लिक रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर से, करेंसी जारी करने से, जनसंख्या नियंत्रण से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फिस्कल पॉलिसी जो है ये बजटिंग को कहते हैं। जब हम बजट बनाते हैं, बजट पेश करते हैं, वो जो पॉलिसी हम बनाते हैं बजट पॉलिसी, उसे ही हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो इसका जो संबंध है दिए गए किसी भी ऑप्शन के साथ नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है न्यू गैस पाइपलाइन स्टार्ट्स फ्रॉम अजरबैजान टू इटली वुड बी ट्रांस रीजनल कोऑपरेशन बिटवीन एशिया एंड यूरोप, व्हाट इज द नेम? एक नई गैस पाइपलाइन शुरू की गई है अजरबैजान से इटली के लिए, वो क्या होगी? ट्रांस रीजनल होगी और इनमें एशिया और यूरोप का कोऑपरेशन होगा। इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन से ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, ऑप्शन बी है टैप यानी कि ट्रांस एड्रियाटिक पाइपलाइन, ऑप्शन सी रशियन हंगरी पाइपलाइन, या ऑप्शन डी यूरेशियन पाइपलाइन। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टैप ट्रांस एड्रियाटिक पाइपलाइन। ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अगेन पॉलिटी से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारतीय संविधान में कितने शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या बतानी है आपको। ऑप्शन है हमारे पास 10, 15, 18 या 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप सबको पता ही होगा, ऑप्शन डी 12। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां यानी कि 12 शेड्यूल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है विच कंपनी नेम इज बेस्ड ऑन रिवर नेम? इनमें से कौन सी कंपनी का नाम एक नदी के नाम पर है? ऑप्शन हैं सैमसंग, सोनी इरिक्शन, नोकिया, या फिर HTC। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नोकिया। नोकिया कंपनी जो है इसका नाम एक नदी पे आधारित है। आगे हमारे पास है अगला प्रश्न हु ड्राफ्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस? अमेरिकन स्वतंत्रता का डिक्लेरेशन किसने बनाया या किसने ड्राफ्ट किया था? ऑप्शन हमारे पास है जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, थॉमस जेफरसन, या फिर जॉन F कैनेडी। तो अमेरिकन इंडिपेंडेंस का जो डिक्लेरेशन था वो थॉमस जेफरसन के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है विच कंट्री हैज ग्रांटेड टेम्पररी असाइलम टू एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन हु लीक्ड डिटेल्स ऑफ द US प्रोग्राम ऑफ मास सर्विलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा? किस देश ने एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन को टेम्पररी आश्रय दिया है? और ये जोसेफ स्नोडेन कौन है? ये वही व्यक्ति है जिसने US प्रोग्राम मास सर्विलियंस के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को लीक किया था और उसे एक देश ने टेम्पररी असाइलम दिया हुआ है। उस देश का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास इक्वाडोर, हांगकांग, चाइना, या फिर ऑप्शन डी रशिया। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी रशिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है द इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप विल टेक प्लेस इन 2017।
2017 के वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शन है इंग्लैंड एंड वेल्स, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड एंड वेल्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ग्वाडार पोर्ट रिसेंटली इन न्यूज विच डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय चाइना हैंडिंग ओवर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ग्वाडार पोर्ट जो है जिसे चाइना ने विकसित किया है वो उसने किस देश को हैंड ओवर किया है? ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर चाइना। तो ग्वाडार पोर्ट जो है वो चाइना द्वारा बनाया गया है और चाइना ने इसे हैंड ओवर किसे किया है? ऑप्शन बी, पाकिस्तान को हैंड ओवर किया है। आगे अगला प्रश्न है अस्त्र विच वॉज इन न्यूज इन रिसेंट पास्ट इज द नेम ऑफ न्यूली डेवलप्ड। अस्त्र जो है जो हाल में ही न्यूज में था, खबरों में था, ये क्या है? एयर टू एयर मिसाइल, बैटल टैंक, स्पाई रॉकेट या फिर सबमरीन। तो ये अस्त्र जो है ये एयर टू एयर मिसाइल है जो हवा में वॉर करता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है द रीसेंट कैग रिपोर्ट्स पॉइंट आउट सेवरल परफॉर्मेंसेस एंड फाइनेंशियल एनोमलीज इन कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू। ये करंट का सवाल है। उस वक्त कैग की रिपोर्ट आई थी जिसमें जो कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उससे रिलेटेड कुछ खामियां निकली थी कैग की रिपोर्ट में। फाइनेंशियल कुछ आर्थिक गड़बड़ी और उसके परफॉर्मेंस की गड़बड़ी की बात सामने आई थी। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य से बिलोंग करता है, यानी किस राज्य में से चलाया जा रहा है। ऑप्शंस थे जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। For the effective implementation of policies and programs charted out in the 12th 5-year plan, Planning Commission has come with a new initiative IBIN. What is the full form of the same? 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्लानिंग कमीशन जो है वो एक नए इनिशिएटिव के साथ आया है और उस इनिशिएटिव का नाम है IBIN। आपको इस इनिशिएटिव का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है इंडिया बैकबोन इनिशिएटिव नेटवर्क, इंडिया ब्रॉडर इम्प्लीमेंटेशन नेटवर्क, इंडिया बैकबोन इम्प्लीमेंटेशन नॉर्म्स या फिर इंडिया ब्रॉड बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इंडिया बैकबोन इम्प्लीमेंटेशन नॉर्म्स, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है द इंटरनेशनल मदर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। अंतर्राष्ट्रीय मदर अर्थ डे, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है, ऑप्शन है हमारे पास अप्रैल 20, अप्रैल 21, अप्रैल 22 या फिर अप्रैल 23। ऑप्शन सी अप्रैल 22 बिल्कुल सही जवाब है, जिस दिन इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास जो है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टॉप द लिस्ट इन द कंट्रीज list receiving remittance according to the latest edition of World Bank's Migration and Development Brief। प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कंट्री ने उस लिस्ट को टॉप किया और लिस्ट किस बारे में है? लिस्ट है लेटेस्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ में। ये वैसी कंट्री है जिसे रिमिटेंस मिल रहे हैं। ऑप्शन है हमारे पास नाइजेरिया, इंडिया, फिलीपींस या चाइना। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा देश इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स रिसेंटली इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के वाइस चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है रतन टाटा, अनिल अग्रवाल, सुनील भारती मित्तल या फिर रवि रूजा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सुनील भारती मित्तल, जिन्हें इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स का वाइस चेयरमैन घोषित किया गया है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है इंडियन बिजनेस एंड कंज्यूमर्स विल सून बी एबल टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल फोन एप्लीकेशन। नेम द एप्लीकेशन विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंटरपोल।
कुछ ही वक्त में इंडियन बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स जो हैं, ये भारत के व्यापारी, व्यवसायी और उपभोक्ता जो है, वो किसी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी यानी कि उसकी गुणवत्ता, शुद्धता, वो एक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के जरिए चेक कर सकेंगे। इस मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन का नाम आपको बताना है जो इंटरपोल द्वारा विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन से आई रजिस्टर, आई चेक इट, इन्फोवर्ल्ड या फिर आई श्योर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आई चेक इट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। ऑप्शन है अप्रैल 20, अप्रैल 21, अप्रैल 22 एंड अप्रैल 26। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो अप्रैल 26 को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पेपर जो है इनमें इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स से भी बहुत सारे सवाल हैं, और जितना ही इम्पोर्टेंस स्टैटिक जीके का है उतना ही इम्पोर्टेंस जो है वो करंट के सेक्शन का भी है। सो दोनों पे हमें अपनी पकड़ बहुत ही मजबूत बनानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, इन द वेक ऑफ एन अलेजेड फ्रॉड बाय कोलकाता बेस्ड शारदा ग्रुप, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड SFIO probe into the matter of suspected misuse of public money by various chit fund companies. What is the full form of SFIO? ये भी एक करंट कहीं रिसेंट कहीं सवाल है। SFIO की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ऑप्शन है सीरियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, स्पेसिफिक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस या फिर स्टॉक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो SFIO का वो है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री आउटसाइड साउथ एशिया टू लेजिस्लेट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रिसेंटली। साउथ एशिया के बाहर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जाति आधारित जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ कानून बनाने वाली फर्स्ट कंट्री कौन सी है। ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, यूके या फिर नॉर्वे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूके। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट पावर इंडिपेंडेंट जज ज्योतिरादित्य सिंधिया recently dedicated the third unit of Indira Gandhi Super Thermal Power Project at Jharli to the nation. Jharli is located in which of the following state? हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं शक्ति के ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तीसरा यूनिट इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का भारत को दिया, और ये कहाँ है, झरली में है। और आपको ये बताना है कि झरली इनमें से कौन से स्टेट में है। ऑप्शन से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान। तो झरली जो है वो ऑप्शन सी हरियाणा में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया हैज असीडेड टू मैड्रिड प्रोटोकॉल विच अलाउज इंडियन कंपनीज टू रजिस्टर देयर ट्रेडमार्क इन डैश कंट्रीज बाय फिलिंग अ सिंगल एप्लीकेशन। इंडिया जो है मैड्रिड प्रोटोकॉल में आगे बढ़ा है, जिसकी वजह से भारतीय कंपनियों को अब ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ रजिस्टर्ड होने का मौका मिला है। एक सिंगल एप्लीकेशन से वो एक से अधिक कंट्रीज़ के साथ रजिस्टर हो सकते हैं। तो उन कंट्रीज़ की संख्या बतानी है जितनी कंट्रीज़ के साथ इंडियन कंपनीज रजिस्टर कर सकती हैं अपने ट्रेडमार्क को। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो है 50, 69, 70 और 89, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 89, बिल्कुल सही जवाब। आगे अगला प्रश्न हमारे पास है, अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैज alleged Syrian regime of using chemical weapons against the rebel opposition. Samples of which of the following chemicals have been traced? केमिकल वेपन्स, अब जो युद्ध होंगे उनमें केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो रासायनिक हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, वो प्राप्त किए गए हैं। ये किसने, अमेरिका ने सीरिया पर ये आरोप लगाया है। तो कौन से केमिकल के सैंपल्स प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन से कोलोकोल 1, ऑप्शन बी सरीन, ऑप्शन सी इथाइल आयोडो एसीटेट या ऑप्शन डी बेंजाइल ब्रोमाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सरीन। ऑप्शन बी सरीन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एन वोहरा हैज बीन गिवन एन एक्सटेंशन ऑफ 5 years एज द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली। एन वोहरा को
5 साल का एक्सटेंशन मिला है, यानी उनके कार्यकाल को 5 साल और बढ़ा दिया गया है। और वो क्या है, गवर्नर है एक स्टेट के। कौन से स्टेट के गवर्नर है ये आपको बताना है। ऑप्शन है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ECGC यूज्ड इन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में ECGC का फुल फॉर्म क्या है। और ऑप्शन से एक्सपोर्ट क्रेडिटर्स गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट क्रेडेंशियल गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गार्नरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका सही जवाब है। आगे अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड वाइड वेब इज सेलिब्रेटिंग द 20th ईयर इन दिस सर्विस, विच अमंग द फॉलोइंग हैड इन्वेंटेड द WWW एट CERN लैबोरेटरी 20 years बैक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। WWW के फाउंडर का नाम बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और हर बार ये रिपीटेड होता है ऑलमोस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा, WWW के जो फाउंडर थे वो ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स-ली जो है वो WWW के फाउंडर हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस पर प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें और आपकी प्रैक्टिस जारी रहे। See you in the next video. Till then, keep working hard and thank you for watching.